हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गौर कंप्यूटर एक्सपर्ट की ओर से। तो आज की हमारी जो क्लास है वो तीसरी रिकॉर्डेड लाइव क्लास है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी जो क्लास। और हमने 104 क्वेश्चन तक देख लिए थे। इसके बाद हम आज 105 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो शुरू हो जाइए। आप अपनी OMR शीट लेकर बैठ जाइए आप सभी। इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो मैं निकाल रहा हूँ क्वेश्चंस को। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ तक कर लिए थे, 104 क्वेश्चंस हो चुके थे हमारे। इसके बाद हम देखते हैं हमारा 105 नंबर का क्वेश्चन जो है 105 नंबर का। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है? बताइए, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक या ये सभी? आंसर बताने से पहले अपनी OMR शीट में गोला करें जल्दी फटाफट, और कमेंट करिए आप जैसे रोज कर रहे हो कमेंट। आंसर बताइए 105 का क्या होगा? 105 का आंसर क्या होगा? कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है? आंसर बताइए क्या होगा? कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक स्टोरेज या ये सभी? और मेमोरी के आपको 5 या 6 क्वेश्चन मिलेंगे बस। इसके बाद हमारे दूसरे टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बताइए आंसर क्या होगा? कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है? ठीक है, आपके कमेंट आने लगे हैं। ओके, आंसर हाईलाइट कर रहा हूं मैं। इसका आंसर जो होगा वो ये सभी। ठीक है, क्या होगा आंसर? ये सभी। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम। डिस्क में ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्रैशिंग, ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग या डाइसिंग? और जहां तक मुझे लग रहा है ये क्वेश्चंस को मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड किया है। ठीक है, डिस्क में ट्रैकों और सेक्टरों को विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर बताइए क्या होगा? आंसर करिए कमेंट में फटाफट, क्या होगा? डिस्क में ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर करिए कमेंट में। 106 आपका कमेंट में आंसर आने लगा है। ठीक है, B, C। ठीक है, 106 का आंसर हाईलाइट कर रहा हूं मैं। 2 सेकेंड हो रहे आपके पास। ओके, 106 का जो आंसर होगा आपका आंसर क्या आ रहा है? B, C, D, C। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? फॉर्मेटिंग। यानी कि जब भी हार्ड डिस्क के अलग अलग पार्टीशन किए जाते हैं फॉर्मेट करने के बाद, तो उसको क्या बोला जाता है? फॉर्मेटिंग। ठीक है, और जैसे हम बात करें कि सेक्टर क्या होते हैं, कि जब भी हम पार्टीशन करते हैं तो अलग अलग जो पार्टीशन बनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? सेक्टर। ठीक है, और कल हमने हार्ड डिस्क और SSD के बारे में डिस्कशन किया था। ये दोनों हमारी कौन सी होती है? मैग्नेटिक डिस्क। इसके बाद हमने ऑप्टिकल मेमोरी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमारी CD, DVD, VRD, HBD होती है। ठीक है, तो आपका कंप्यूटर मेमोरी से सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं जहाँ तक कि एग्जाम से लेकर। चलते अगले क्वेश्चंस की और 4-5 क्वेश्चंस और मिलेंगे आपको मेमोरी के। उसके बाद आपको कंप्यूटर मेमोरी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। तो जो भी डाउट्स हैं वो 5-6 क्वेश्चंस में क्लियर कर लें। इसके बाद आपको कंप्यूटर मेमोरी के कोई भी क्वेश्चंस आपको क्लास की तरफ से नहीं दिए जाएंगे, ना ही टेलीग्राम चैनल पर दिए जाएंगे। ठीक है, अगला देखें आप, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? बताइए। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD या रैम? ऐसी कौन सी मेमोरी इसमें से जो स्टोरेज नहीं करती है? बताइए क्या होगा आंसर आपका? आंसर करिए कमेंट में, क्या होगा? ठीक है, आपके आंसर आने लगे हैं। 107 का आंसर C, D, A। किसी का A भी आ रहा है, किसी का B आ रहा है, किसी का C आ रहा है, किसी का D आ रहा है। कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से क्या एक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? बताइए क्या होगा? ठीक है, आंसर हाईलाइट कर रहा हूं मैं। ठीक है, आपने आंसर लगा दिया है, क्या होगा? आंसर बताइए क्या होगा? OMR शीट पे आंसर करिए आप। किया आपने? चलो आंसर हाईलाइट कर रहा हूं मैं, D। क्या होगा आपका? D। यानी कि जो भी इसमें से जो डिवाइस थी हमारी रैम आपकी कौन सी होती है? प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, और कमेंट में मुझे रैम का फुल फॉर्म लिखकर बताइए। देन टाइप्स बताइए कि ये सेकेंडरी है या प्राइमरी है। कमेंट करिए फटाफट आप। कमेंट बताइए रैम का फुल फॉर्म और उसका टाइप्स।
प्राथमिक है या द्वितीयक है? बताइए, इसका टाइप्स बताइए, प्राइमरी है या सेकेंडरी है? निम्नलिखित में से क्या एक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? रैम, आपने आंसर बता दिया है। अगला कमेंट बताइए मुझे फटाफट, रैम का टाइप्स मैग्नेटिक है या फिर आपका प्राइमरी है या सेकेंडरी है? आंसर बताइए कमेंट में। ठीक है, आपको कमेंट में बताना आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है डिवाइस में, प्राइमरी में, सेकेंडरी में या डायरेक्ट मेमोरी में? यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो स्थायी रूप से कहाँ पर स्टोर होता है? बताएं आंसर इसका। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से कहाँ संग्रहण होता है, यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो स्थायी रूप से कहाँ पर स्टोर होता है? आंसर बताइए आपका। डिवाइस आएगा या प्राइमरी आएगा या सेकेंडरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी? फटाफट आंसर करिए, आपके कमेंट में देख रहा हूँ मैं। ठीक है, आपका ए बी सोच समझ के आंसर लगाइए। 108, क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर लगाइए आप। डिवाइस, प्राइमरी, सेकेंडरी मेमोरी या डायरेक्ट मेमोरी? 108 का आंसर आ रहा है आपका सी। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट का आंसर सी है, जो कि एक राइट आंसर होगा। तो आंसर को हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, कौन सा? सी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 109, डीवीडी क्या है? डीवीडी क्या है, यानी कि डीवीडी का फुल फॉर्म। ठीक है, चारों एक जैसे लिखे हैं, थोड़ा सोच समझ के आंसर करिए ओएमआर शीट में। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, डायनामिक वीडियो डिस्क या डायनामिक वर्सेटाइल डिस्क? आंसर करिए फटाफट, आंसर क्या होगा आपका? आंसर क्या होगा फटाफट करिए आप। क्या होगा आपका आंसर? डीवीडी क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क या डायनामिक वीडियो डिस्क? ठीक है, आंसर देखता हूँ आपके कमेंट में। 109, डीवीडी क्या है? 109 का कमेंट में आंसर आ रहा है आपका बी। डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी आंसर आ रहा है आपका। कमेंट करके बताइए क्या होगा 109 का। 109 का आंसर जो होगा राइट, वो होगा डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, क्या होगा? डिजिटल वीडियो डिस्क। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है, यानी कि इसमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि गणित के सारे काम करता है, सॉल्यूशन सॉल्व करता है? बताइए आंसर में क्या होगा कमेंट में। कमेंट करके बताइए आप आंसर में क्या होगा। सीपीयू के सामान्य तार्किक परफॉर्म करता है, बताइए आंसर क्या होगा आपका। ओके, आंसर आज आप सभी का सही आ रहा है। आंसर इसका ALU क्या होगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और आप सभी मुझे CU का फुल फॉर्म कमेंट में करके बताइए। CU का कमेंट करिए आप फटाफट। आंसर क्या होगा CU का फुल फॉर्म? CU का फुल फॉर्म क्या होगा? कमेंट करके बताएं फटाफट। और आप सभी को ईमानदारी से लगाना है OMR शीट में। इसके बाद आपको कंटेंट नहीं मिलेगा पढ़ने को। यदि आपका एक बार CBCT नहीं निकलता है तो आप बहुत पीछे हो जाओगे, क्योंकि आपको ये सारे वीडियोस डबल से नहीं देखने को मिलेंगे, ना ही क्लासेस आपकी डबल से होगी। तो जो भी कर रहे हो पूरी होनेस्टी के साथ करो, ईमानदारी के साथ करो। ठीक है, ठीक है, सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार प्रयास करते हैं। आंसर बताइए जल्दी फटाफट, क्या होगा? ठीक है, सफल वो हो जाता है जो कि सफलता के बारे में सोचता है, और असफल वो हो जाता है जो कि सफलता के बारे में सोचता ही नहीं है। इस बात का ध्यान रखें मेरी, कि सफल वो होता है जो सफलता के बारे में सोच लेता है, और असफल वो हो जाता है जो सफल होने के बारे में सोचता ही नहीं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? बताओ। यानी कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में यदि हमको डाटा ट्रांसफ़र करना है या फिर कोई जानकारी भेजना है तो किस माध्यम से कर पाएंगे हम? पेरिफेरल्स, फ्लैश मेमोरी, सिमोन्स या बस? आंसर बताएं कमेंट में फटाफट, देख रहा हूँ मैं आप सभी के कमेंट्स। 1111 111 का आंसर B, C, D, A।
ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन, चलो मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ इसके लिए, सोचिए अच्छे से। और हमने देखा है ये चीज़ें, क्लास ली है मैंने इसकी, और आपको मैंने शायद लिखाया भी है। आंसर बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा क्या होता है इसका बारे में, ठीक है। 5 सेकंड और बचे, इसका आंसर बताइए फटाफट क्या होगा। आंसर बताएं क्या होगा। मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? ओके, 1 2 3 4 5। चलो आंसर हाईलाइट कर रहा हूं मैं। इसका जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? बस के माध्यम से, ठीक है। किसके माध्यम से? बस के। 111 का आंसर आपका बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था आपका, तो गलत गया है आपका बहुत से स्टूडेंट्स का। इसका जो आंसर होगा हमारा क्या होगा? बस। चलो थोड़ा डिस्कशन करते हैं। जैसे मैंने क्लास ली थी तब आपको बताया था मैंने कि बस कितने प्रकार की होती है? 3। कितने प्रकार की? 3। कौन कौन सी? कमेंट करके बताइए आप फटाफट, कमेंट करिए। तब तक मैं आपको पेरिफेरल्स के बारे में बताता हूँ। तो पेरिफेरल्स हमने पढ़ा था, पेरिफेरल्स एक पोर्ट होता है, ठीक है, पैरेलल पोर्ट, या फिर कहें कि पेरिफेरल्स वो होती है जिससे हम डाटा आदान प्रदान कर सकते हैं। फ्लैश मेमोरी वो होती है जिसमें हम कॉपी भी कर सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं। सिमोन्स वह होती है जिसको हम सिमोन्स बैटरी बोलते हैं, मदरबोर्ड के अंदर लगी जाती है, जिससे डेट और टाइम अपडेट होती है, या फिर हमारी सिमोन्स बैटरी यदि ख़राब हो जाती है तो नई डालनी होती है, जिससे हमारा डेट और टाइम सही शो होता है। एक और काम है सिमोन्स बैटरी का कि हमारे कंप्यूटर में यदि लॉक लग जाता है तो सिमोन्स बैटरी निकालने के बाद उस लॉक को हम हटा सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम बस की। तो बस हमने कितनी पढ़ी थी बताइए? एक सिस्टम बस, एक कंट्रोल बस और एक एड्रेस बस। तीनों के काम आप सभी को याद होना चाहिए कि तीनों के काम क्या है, ठीक है। तो मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच जो भी इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से होता है? हमारा बस के माध्यम से, ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हम इस क्वेश्चन के बारे में। करते हैं हम एड्रेस बस, ठीक है। एड्रेस बस का काम क्या होता है? हमारा एड्रेस का बताना, ठीक है, कि एड्रेस कहाँ पर है और डाटा किस तरीके से एड्रेस से जाएगा। दूसरी चीज़ देखते हैं हम कंट्रोल बस। तो कंट्रोल का काम क्या था? हमारा एड्रेस को बनाए रखना, ठीक है। एड्रेस बस हो गया, कंट्रोल बस हो गया। एक और बताइए कमेंट में क्या होगा आपका, कमेंट करके बताइए क्या होगा। डाटा बस, ठीक है। क्या होगा? एक डाटा बस जो कि डाटा का पता बताए रखती है कि डाटा किस तरीके से डाटा जाएगा, एड्रेस, ठीक है, कंट्रोल, तीनों बता दिया मैंने आपको। एक बार आप आपकी बुक को रीडिंग कर लेना और अच्छे से इन तीनों के बारे में देख लेना कि एड्रेस बस का काम क्या है, कंट्रोल बस का काम क्या है और डाटा बस का काम क्या है। अच्छा, कमेंट करके बताइए सही पते पर ले जाने का काम किसका है? डाटा को सही पते पर ले जाने का काम कौन सी बस करती है? डाटा को सही पते पर ले जाने का काम कौन करता है? कमेंट करके बताइए। हाँ, कमेंट कर रहा है कोई। बस 3 प्रकार की होती है, ठीक है, बता दी मैंने, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, डाटा बस। बताइए सही पते पर डाटा को ले जाने का काम कौन करता है? एड्रेस बस का, ठीक है। चलो, डाटा को कंट्रोल करके कौन रखता है? कमेंट करके बताइए। कंट्रोल बस, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, क्या कहलाएगा आपका कंप्यूटर का मुख्य पटल? बहुत कम समय दिया जाएगा इसके लिए, क्वेश्चंस बहुत ही इजी है। आप सभी को पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है। बताओ क्या होगा? क्या होगा कंप्यूटर का मुख्य पटल? मदरबोर्ड, ठीक है। क्या होगा आंसर इसका? मदरबोर्ड। चलो, और आपको एक और जानकारी दे दूं मैं कि हमारे जो एमसीक्यू लगेंगे इसके बाद टॉपिक वाइज क्लास लगेगी, जिसमें जो चीज़ें हमारी सिलेबस में नहीं थी और जो हमसे सीबीसीटी पूछता है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए तैयार कर लिए। थोड़ा सा डेमो बताने जा रहा हूँ आपको, कुछ समय के लिए आप अपना टाइम निकालें और उस चीज़ों को देखें। देखिए बताता हूँ मैं आपको कि आपके लिए मैं कुछ चीज़ें तैयार कर रहा हूँ जो कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, वो चीज़ें भी आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। चलो देखते हैं हम, थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद हम हमारी क्लास में आएंगे। तो आपकी जो भी चीज़ें छूटेगी भैया तो आपका सीबीसीटी निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आप निकाल लोगे 38 नंबर 40 नंबर ले आओगे, लेकिन आपका यदि मेरिट में नंबर लगाना है, आपको यदि बहुत जल्दी जॉब लेनी है, यदि लोगों से आगे निकलना है, तो आपको आप सीबीसीटी पेपर में 50 से ज़्यादा नंबर लेके आने होंगे, या फिर 45 नंबर, यानी कि 38 और 40 नंबर से कुछ नहीं होगा। आपको 50 या 55 नंबर या फिर 45 नंबर तो लाना ही होगा,
ताकि जो भी कंपटीशन एग्जाम की यदि हमारी वैकेंसी निकलती है मेरिट बेस पे तो वहाँ पर हमारा जल्दी सिलेक्शन हो। ठीक है, तो जैसे कि हम ये चीज़ें भी सीखने वाले हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाया है, नोट्स बना रहा हूँ मैं डेली। ठीक है, देखते हैं हम कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आगे क्लास जो होगी हमारी, उसमें देखो हम ये चीज़ें भी पढ़ने वाले हैं कि एड्रेस बार। जैसे आप सभी को पता तो है कि एड्रेस क्या होता है हमारा, जब भी हम इंटरनेट पे जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, एड्रेस। तो एड्रेस बार क्या होता है, यह आपके वेब ब्राउज़र का वह हिस्सा होता है जहां आप कोई भी वेब एड्रेस टाइप करते हैं। ठीक है, यानी कि इंटरनेट की जब भी हम साइट ओपन करते हैं उसके बाद यदि हमको कुछ चीज़ साइट लिखते हैं, जैसे हमको लिखना है mycomputergyan.com या फिर लिखना है गोवर कंप्यूटर एक्सपर्ट, तो हम ये एड्रेस गूगल पे जाकर जब टाइप करते हैं तो वो जो बार होती है ऊपर वाली पट्टी, ठीक है, यानी कि हम वेब ब्राउज़र पे जो भी एड्रेस लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेस बार। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ जो कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आपको सीबीसीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, दूसरी चीज़ हम क्या देखेंगे, दूसरी स्लाइड जो होगी हमारी वो देखते हैं हम किस चीज़ से होगी, एक्वॉर्ड रीडर। ठीक है, क्या होगी, एक्वॉर्ड रीडर। यानी कि सीबीसीटी एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई पीडीएफ को पढ़ने के लिए या फिर पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए या फिर कुछ चेंजेस करने के लिए किस शब्द का यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है एडोब कंपनी ने एक फाइल फॉर्मेट डेवलप की है जिसका नाम है क्या, आपका पीडीएफ, यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब इस पीडीएफ को रीड, थोड़ा टेक्निक इशू आ गया है, थोड़ा सा वेट करिए आप, चलो हटा दिया मैंने। तो पीडीएफ का रीड करने के लिए, ओपन करने के लिए बनाया गया एडोब एक्वॉर्ड रीडर, इसमें किसी भी प्रकार की पीडीएफ फाइल को रीड किया जा सकता है। तो आपको एक बार क्वेश्चन में सीबीसीटी एग्जाम में पूछा गया था कि पीडीएफ को रीड करने के लिए, यानी कि पीडीएफ को पढ़ने के लिए किस सॉफ्टवेयर का या फिर किस नाम का यूज़ किया जाता है, तो किसका करेंगे हम, एक्वॉर्ड रीडर का। किसका, एक्वॉर्ड रीडर का यूज़ किया जाता है किसी भी पीडीएफ को पढ़ने के लिए। ठीक है, चलो अगली स्लाइड देखते हैं हम किसकी है, बायोस। जैसे कि मैंने बायोस आपको बताया है जब हमने पढ़ा था कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में, तो बायोस कंप्यूटर के ऑन होने पर रैम, प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड ड्राइव की पहचान कर उन्हें कॉन्फ़िगरेशन यानी कि कुछ चेंजेस करता है। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके लिए तैयार करके रखी है और डेली में कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब क्लास पर मिलेगी। तो आप ये मान के चलो कि यदि आपने जो मैंने क्लास में बताया वो यदि पढ़ लिया, टेलीग्राम के सारे क्वेश्चंस लगा लिए, यूट्यूब की ये सारी चीज़ें जो अलग से मैं बता रहा हूँ यदि ये लगा लिया, तो आपके 50 से 55 नंबर, 60 नंबर भी आ सकते हैं। लेकिन बस शर्त यही है कि ये सारी चीज़ें आपको ईमानदारी से लगाना है। यदि आप ईमानदारी से ये सारी क्लासेस यदि लेते रहे तो मेरी पूरी गारंटी कि आपके 55-60 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, और यदि 55-60 नंबर आते हैं तो आपके पूरे चांसेस है कि जब भी आपकी मेरिट बेस पे यदि सीबीसीटी से रिलेटेड कोई वैकेंसी आती है तो आपका पहला नंबर लगेगा, क्योंकि 50-60 नंबर मुश्किल से आते हैं सीबीसीटी में, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट 4-5 बार देकर भी एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाते हैं। तो आप यदि मेरी ये यूट्यूब क्लास से जुड़े रहे, और देखो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपके लिए बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल रहा हूँ ताकि मेरे सभी स्टूडेंट्स अच्छे नंबर स्कोर करें और कहीं ना कहीं अच्छी गवर्नमेंट जॉब ले। तो टाइम का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरे साथ, लेकिन मैं भी आपके लिए डेली एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका नॉलेज इम्प्रूव हो और आप सीबीसीटी एग्ज़ाम जो कि जनवरी में है 14, 15, 16 तारीख को, उसमें बहुत अच्छे नंबर ला सको। ठीक है, तो विशेष ध्यान रखें यदि मैं आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ तो आप इस टाइम का ईमानदारी से यूटिलाइज़ करें, पूरी ईमानदारी के साथ इन क्लासेस को ले और अच्छे नंबर स्कोर करें। ठीक है, मैं आपको फटाफट इस स्लाइड बता देता हूँ, हम ब्राउज़र के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद बुट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हमारी जो क्लास चल रही है उसके बारे में। तो ये मैं बना रहा हूँ डेली आपके लिए क्लासेस, चलते हैं हमारी क्लास जो है। ठीक है, आ गए हम हमारी क्लास पे जो कि चल रही थी अभी एमसीक्यू की। इसके बाद हम टॉपिक क्लास उठाएंगे, टॉपिक क्लास के बारे में भी पढ़ेंगे। चलो देखो, मुझे अभी क्लास भी लेना है सोडलपुर की, इसलिए थोड़ा वीडियो फटाफट बनाना होगा। इसमें थोड़ा बोलने में भी थोड़ा दिक्कत हो जाता है, मेरा ध्यान क्लासेस पे ज़्यादा है जो कि ऑफलाइन क्लासेस होती हैं मेरी यहाँ पर सोडलपुर में, इससे भी थोड़ा जल्दी में थोड़ी क्लासेस बना रहा हूँ। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीसी का पूरा नाम क्या है, पीसी का पूरा नाम क्या है, पब्लिक कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, प्राइवेट कंप्यूटर, ए, बी और सी दोनों, बताइए। देखो जिस तरीके से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ या फिर मैंने जो पहला स्ट्रगल किया था उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट मुझे आज बहुत अच्छे से मिल रहा है, यानी कि मैं इनकम भी अच्छा कर रहा हूँ। ठीक है, मान सम्मान जो भी नाम होना चाहिए वो सारी चीज़ें मिल रही है। तो ये आपका जो आज का समय है जो चल रहा है, आपका प्रेजेंट टाइम, ये स्ट्रगल का है।
इस स्ट्रगल टाइम में यदि आपने बाजी मार ली तो आने वाले समय आपका बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। और यदि आज के जो समय में आप चालाकी करोगे, यदि ईमानदारी से पढ़ाई नहीं करोगे, तो आने वाला समय आपके लिए अच्छा नहीं होगा। पीसी का पूरा नाम बताइए क्या होगा। थोड़ी परेशानी आएगी, थोड़े समय नहीं निकाल पाओगे आप, मुझे पता है, लेकिन समय निकालना होगा आपको, ठीक है। पीसी का पूरा नाम बताओ, ठीक है। आंसर बता रहा हूँ मैं आपका, पर्सनल कंप्यूटर। क्या होगा? पर्सनल कंप्यूटर। इसका आंसर क्या होगा आपका? पर्सनल कंप्यूटर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन, एसेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? रिंग, पोर्ट, बस, एस। बताओ आंसर क्या होगा। एसेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? बताइए आंसर क्या होगा आपका। एसेसरीज जिस स्थान पर यूनिट से जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? आंसर देखिए आपके कमेंट में क्या बता रहे हैं आप, बताइए क्या होगा। एसेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? 1014 का आंसर बताइए आप, क्या होगा। ठीक है, ए, बी, सी, डी, बी। ओके, आंसर मैं बता रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, बी। ठीक है, क्या होगा? बी। और आप आंसर लगाने की स्पीड को थोड़ा इम्प्रूव करिए, ठीक है, थोड़ा इंक्रीज करिए स्पीड से लगाने का, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। मैं बहुत मुश्किल से ये बता दूं आपको कि आपके लिए बहुत मुश्किल से टाइम निकाल रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी टिमरनी की कोचिंग बंद करके सोडलपुर में आया हूं और स्टूडेंट्स आ चुके हैं। आपकी क्लास लेने के बाद मुझे इन बच्चों की भी क्लास लेनी है ऑफलाइन। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप बिल्कुल ईमानदारी से इन क्वेश्चंस को लगाते चलिए, और देखते हैं इस बार रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है सीपीसीटी का। जो भी स्टूडेंट्स सीपीसीटी में ईमानदारी से ये सारी क्लासेस लेंगे तो उनके नंबर 45-50 नंबर आएंगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। ठीक है, पूरी गारंटी है। और मैं जो भी बोल रहा हूँ बहुत स्पीड से बोल रहा हूँ, मुझे पता है, ठीक है। और कुछ वर्ड्स गलती से भी निकल रहे हैं जो कि नहीं निकलना चाहिए, लेकिन क्या करें, थोड़ा टाइम का अभाव है, ठीक है, टाइम बहुत कम है, इसलिए थोड़ा फटाफट करते हैं क्लास को। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम, ये क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत कम समय दूंगा इसके लिए मैं आपको। कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? स्ट्रगल सभी की लाइफ में है, ठीक है, किसी के लिए टाइम स्ट्रगल है, ठीक है। आपके कमेंट आना शुरू हो गए, बताइए क्या होगा आंसर IBM का। ABC, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, क्या होगा? इंडियन बिजनेस मशीन। नहीं, देखो आंसर सेम एक जैसे लिखे हैं चारों ऑप्शंस, क्या होगा आंसर बताइए। डी नहीं आएगा, डी आंसर नहीं आएगा, क्या होगा आंसर बताइए। ठीक है, IBM का पूरा नाम क्या होगा? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। एक दिन हम मोटिवेशन क्लास भी लगाएंगे, यदि आप मोटिवेट नहीं हो पा रहे हो अपने आप में, या फिर आपका माइंड पढ़ाई पर नहीं जा रहा है, फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो एक दिन हम मोटिवेशन क्लास भी रखेंगे। उसमें मैं आपको बहुत ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप मोटिवेट हो सकते हैं। और मेरा मानना तो ये है कि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम ही, आपका रिजल्ट ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से बताइए, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन जोड़ता है? ऑप्शन पढ़िए 4, क्या होगा आपका। मोटिवेशन उनको होता है जिनको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करना है, ठीक है, और जिन्हें लक्ष्य पाना है या फिर लक्ष्य तक पहुंचना है, उनको किसी भी प्रकार के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। उसके एग्ज़ाम, उसके अच्छे नंबर्स, या फिर उसको कुछ करना है, उसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन वही है, ठीक है। मोटिवेशन होता क्या है? मोटिवेशन हम कुछ देर सुनते हैं, तब तक हमारी बॉडी में करंट रहता है, हमारे माइंड में करंट रहता है, उसके बाद हम फिर वही एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं जिस तरीके से हम लाइफ जी रहे थे। तो आपको तो बस आपकी जो पढ़ाई है वो पढ़ना है, जो टीचर्स बता रहा है उस पर ध्यान देना है, यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है और यही सबसे बड़ी सीख है आपके लिए। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन जोड़ता है? आंसर बताइए, बहुत स्टूडेंट्स गलत आंसर बता रहे हैं इसका। 116 का ABCD आंसर बताइए जल्दी। ठीक है, इसका आंसर होगा डी, MIDI, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बताइए इसका फुल फॉर्म कमेंट में। चलो मैं आंसर इसका फुल फॉर्म नहीं बताता हूँ, आप बताइए, कमेंट करके बताइए क्या होगा। USB का बताइए, चलो USB का क्या होगा? USB का, MIDI का, इन दोनों के फुल फॉर्म मुझे आप कमेंट में लिखकर बताइए क्या होगा। MIDI का
एम से बता देता हूँ मैं म्यूजिकल, ठीक है, और यू से बना देता हूँ यूनिवर्सल। आप बताइए इसके आगे का क्या होगा, कमेंट करके आंसर बताइए। और हाँ, कमेंट में ये भी बताइए यूएसबी का आविष्कार किसने किया था, यूएसबी का आविष्कार किसने किया था। चलो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के संप्रेषण नियंत्रण करता है। बताइए कि कंप्यूटर के अंदर जो भी कार्य होता है उसको नियंत्रण या संप्रेषण कौन करता है। मदरबोर्ड, प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर या को प्रोसेसर। सोचने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए 10 सेकंड दिए जाएंगे आपको, आंसर बताइए क्या होगा। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है, बताइए आंसर क्या होगा। मदरबोर्ड, प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर या को प्रोसेसर। ठीक है, आंसर आने लगे आपके कमेंट में। 117 का आंसर आ रहा है आपका बी सी ए बी सी ए। चलो ज़्यादातर आंसर आज बच्चों के ए आ रहे हैं, जो कि आंसर सही है, ठीक है। क्या होगा आंसर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन से बताइए आप, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग आने वाला हार्डवेयर। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग आने वाला हार्डवेयर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि आपके अंदर जो डिस्क के अंदर जो भी डाटा है उसको पढ़ने के लिए किस हार्डवेयर का यूज़ होता है। फ्लॉपी डिस्क का, डिस्क ड्राइव का, हार्डवेयर का या सीपीयू का। बताइए 118 का आंसर आने लगा है आपको कमेंट में। ए बी सी ए आंसर बताइए। तो डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर क्या होगा, आपका आंसर बताने जा रहा हूं मैं। आपका 2 सेकंड और दे रहा हूं, उससे पहले आप OMR शीट पर गोला कर दीजिए फटाफट ईमानदारी से। चलो डिस्क ड्राइव क्या होगा, डिस्क ड्राइव, ठीक है। चलते हैं, क्योंकि जब हम डिस्क ड्राइव के अंदर जब हमारी डिस्क लगाएंगे तभी डाटा को रीड कर पाएगा ना, इस तरीके से गोल सर्कल घूमेगा तभी डाटा पढ़ पाएंगे, ठीक है। सीपीयू तो नहीं आएगा, सीपीयू आपका प्रोसेसर है, ठीक है, ये केवल प्रोसेसिंग का काम करता है। तो क्या आएगा आपका आंसर डिस्क ड्राइव। और आंसर लगाने से पहले आपको क्या करना है, 2 या 3 ऑप्शन को हटाना है कि क्या नहीं आएगा। जैसे इसमें से 4th नंबर वाले ऑप्शन को आप हटा सकते थे और एक किसको, फ्लॉपी डिस्क को। बच जाता क्या आपका सीपीयू और डिस्क ड्राइव। तो सीपीयू यदि आपको पता है कि प्रोसेसर का काम करता है तो आपका बचता क्या है आंसर, डिस्क ड्राइव। तो क्वेश्चंस का आंसर लगाने का तरीका यही होता है कि 2 ऑप्शन को पहले हटा दें हम, जो कि उसके आंसर नहीं होंगे। इसके बाद जो 2 आंसर आपके बचते हैं उस पर एनालाइज करें। मेन एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें से आपको 2 ऑप्शन को पहले हटाना है, इसके बाद 2 ऑप्शन पर आपको एनालाइज करके सही आंसर को क्लिक करना है, ठीक है। इससे आपके नंबर इंप्रूव होंगे। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं, बताइए। हार्ड डिस्क, रोम, रैम या सर्किट बोर्ड। आंसर बताइए क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं, बताइए आंसर क्या होगा। आपका आंसर आने लगा कमेंट में शायद। ए बी सी ए। ओके 119 का आंसर बताइए फटाफट, 5 सेकंड आपके लिए। ए बी, ठीक है। किसी का डी भी आ रहा है, ठीक है। आंसर हाईलाइट करें हम, चलो 3 सेकंड और देते हैं। चलो इसका जो आंसर होगा वो हमारा सर्किट बोर्ड। क्या होगा, सर्किट बोर्ड, जिसको हम मदरबोर्ड भी बोलते हैं। क्या होगा, मदरबोर्ड का एक नाम और याद रखना आप, क्या बोलते हैं, सर्किट बोर्ड। क्या बोलते हैं मदरबोर्ड को, सर्किट बोर्ड। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। एक्सपेंशन कार्ड किससे इंसर्ट किए जाते हैं। सारे मदरबोर्ड्स और हार्डवेयर के क्वेश्चन हैं, आप बताइए। एक्सपेंशन कार्ड किससे इंसर्ट किए जाते हैं, एक्सपेंशन कार्ड। सीपीयू से, पेरिफेरल डिवाइस से, स्लॉट से या पैक्स से। चलो आंसर आपके आ रहे हैं ए बी सी डी। 120 का आंसर आ रहा है आपका बी सी डी ए सी। चलो बताइए क्या होगा, एक्सपेंशन कार्ड किसके इंसर्ट किया जाता है, यानी कि आपका जो होता है ग्राफिक कार्ड। एक एक्सपेंशन कार्ड होता है ग्राफिक कार्ड, जिसको उसको किस में लगाया जाता है। जो भी आपके अलग से कार्ड होते हैं उनको किस, आपका कमेंट में आंसर आ रहा है सी बी ए। चलो आंसर बता देता हूं मैं आपका सी। क्या होगा आंसर, सी स्लॉट। क्या होगा आंसर आपका, स्लॉट, ठीक है। यानी कि एक्सपेंशन कार्ड जो भी जहां पर लगाए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, स्लॉट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड
की गणना किससे की जाती है? ये क्वेश्चन मैंने आपका टेलीग्राम चैनल पे भी डाला है शायद। बताइए आंसर क्या होगा? कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किससे की जाती है? आंसर देखिए आपका 121 का कमेंट में आ रहा है ए बी। बताइए क्या होगा कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड? कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किससे की जाती है? गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज। ठीक है, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड। ओके, आंसर बता देता हूँ। उसका आंसर जो होगा वो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इनमें से कोई नहीं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू के दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सोचने वाला क्वेश्चन से बताइए आंसर फटाफट। 4 ऑप्शन पढ़िए आप। प्राइमरी मेमोरी सिस्टम बस, एएलयू इनपुट यूनिट। आंसर बताइए क्या होगा? कमेंट में आ रहा है आपका बी सी डी सी बी। 122 का आंसर आ रहा है आपका बी सी डी बी ज़्यादातर स्टूडेंट का आ रहा है। ठीक है, तो हम जो भी मदरबोर्ड पे दूसरे पुर्जों को जोड़ते हैं तो किसकी वजह से जुड़ पाते हैं हम? सिस्टम बस की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से? सिस्टम बस की वजह से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? बताइए किसका उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? यानी कि पहला जो प्रोग्राम बनाया था किस लैंग्वेज का यूज़ करके बनाया गया था, या फिर इसमें से जो 4 ऑप्शन है उसमें से किस ऑप्शन का यूज़ करके पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया गया? बताइए, मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड या असेंबली लैंग्वेज? 123 का आंसर बताइए क्या होगा? बताइए आंसर क्या होगा 123 का? 123 आंसर क्या होगा 123 का? कमेंट आ रहा है आपका बी ए सी ए बी। ठीक है, तो सबसे पहले लैंग्वेज कौन सी आई थी? हमारी मशीन लैंग्वेज, जो कि 0 और 1 होती है, बाइनरी संख्या होती है। अब आप सभी कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए क्या होगा? किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? तो आपको ये बताना है आंसर में कमेंट करके कि मशीन लेवल लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। तो पहला कंप्यूटर प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज द्वारा बनाया गया था। ठीक है, लेकिन अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि मशीन लेवल लैंग्वेज का यूज़ पहली बार किसने किया और इसका आविष्कार किसने किया। ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज का यूज़ किसने किया? बताइए कमेंट करके फटाफट आंसर लिखिए। चलो मैं बता देता हूँ, गोटफ्राइड लेबनिज। हमने क्लास में बताया था कि बाइनरी संख्या का जो आविष्कार है वो गोटफ्राइड लेबनिज ने किया था। अब लैंग्वेज के क्वेश्चन आ गए आप सभी के। ठीक है, किसके? कंप्यूटर लैंग्वेज के क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया? बताइए क्या होगा? और इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, मैंने आपको ये लिखाना भूल गया हूँ इसके आविष्कारक के नाम, तो आपके ध्यान रखिए। बेसिक कंप्यूटर भाषा का आविष्कार किसने किया? चलो आप लगाइए थोड़ा आंसर सोच समझ के, क्या हो सकता है। 124 का आंसर देखते हैं हम कमेंट में क्या आ रहा है। डी ए बी डी डी बी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए हमेशा कि बेसिक कंप्यूटर भाषा का आविष्कार किसने किया था? जॉन जे किमी ने। किसने? जॉन जी किमी ने। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, आपको एग्जाम टाइम पे काम आने वाला है। वैसे तो मैं आपको क्लास में लिख पाऊंगा ये चीज़ें। जॉन जी किमी ने क्या करा था? बेसिक कंप्यूटर भाषा का आविष्कार किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ? बेसिक कंप्यूटर भाषा कब आई? चलो आंसर देखता आपके कहाँ आ रहा है। 125 का आंसर बी सी डी ए बी। चलो गलत जा रहा है आप सभी के, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपको क्लास में नहीं बताई है। तो इसका आंसर बता रहा हूँ मैं आपको, बेसिक कंप्यूटर भाषा का आविष्कार सी। ठीक है, 1964। ठीक है, कब हुआ? 1964। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? आंसर, ये क्वेश्चन आपका सीपीएससी एग्जाम में 3-4 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, किस प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है?
मिक्स चार्ट, चार्ट, फ्लो चार्ट या हल चार्ट? सीबीसीडी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये वाला, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें आप। चलो आंसर बता देता हूँ मैं आपका, इसका क्या आएगा? फ्लो चार्ट। किसी भी चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट। जैसे हम शेयर मार्केट की बात करें या फिर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें या फिर स्कोर की बात करें, जब मैच चलता है तो वो जो चित्र के रूप में दर्शाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? फ्लो चार्ट। यानी कि कोई भी प्रदर्शन यदि आपको चित्र के रूप में बता रहा है कोई, तो उसको क्या बोलेंगे हम? फ्लो चार्ट। ध्यान रखें, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए आप, इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। चलो स्टूडेंट बताइए, अगला क्वेश्चन है हमारा 127 का। 127 क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर वैज्ञानिक भाषा है? कोबोल, बेसिक, पास्कल या फोर्ट्रॉन? बताइए क्या होगा आंसर इसका? वैज्ञानिक भाषा। और आप सभी कमेंट करके बताइए जिन्होंने ये क्लास ले ली है, ये क्लास मैंने ऑफलाइन आपको समझा चुका हूँ पूरी कंप्यूटर लैंग्वेज, तो आप मेरे को फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म, बेसिक का फुल फॉर्म और कोबोल का, इन तीनों के फुल फॉर्म बताइए कमेंट में क्या होगा, और बेसिक का फुल फॉर्म भी। ये क्लास मैंने बहुत अच्छे से समझाई है आपको, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, कौन सी फोर्ट्रॉन भाषा कहाँ यूज़ की जाती है, फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है, पास्कल का फुल फॉर्म क्या होता है, कोबोल का क्या होता है, बेसिक क्या होती है, सारी चीज़ें आपने लास्ट यूनिट जो कि हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज की थी उसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी है। तो आप कमेंट करके बताइए कोबोल का फुल फॉर्म, बेसिक का, पास्कल का, फोर्ट्रॉन का। चलो क्वेश्चंस की ओर आते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? कौन सी कंप्यूटर वैज्ञानिक भाषा है बताइए। 127 का आंसर देखते हैं आपका कमेंट में क्या आ रहा है। 127 A B C D D D। चलो जो स्टूडेंट्स ने आपने जो मैंने क्लास में बताई है, पहली चीज़ तो आप ध्यान से सुनिए मैं जो बोल रहा हूँ, जो चीज़ आपने क्लास में मैंने ऑफलाइन तरीके से आपको जो पढ़ाया है, जो नोट्स बनाए हैं मैंने हर एक टॉपिक के अलग अलग, यदि आपने उनको अच्छे से याद नहीं किया, सुन रहे हो आप सभी ध्यान से, यदि आपने वो सारे नोट्स यदि अच्छे से याद नहीं किया तो आपका सीबीसीडी एग्ज़ाम निकलना बहुत मुश्किल होगा, चाहे आप ये क्लास ले लो या फिर आप टेलीग्राम से। सबसे पहला काम तो आपका ये है कि जो चीज़ें मैंने ऑफलाइन आपको पढ़ाई है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, तभी जाके आपका सीबीसीडी एग्ज़ाम निकल पाएगा, क्योंकि तभी आप उन चीज़ों को समझ पाओगे जो भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पर टेलीग्राम पर बता रहा हूँ या फिर यूट्यूब के माध्यम से। तो आपका सबसे पहले काम ये है, यदि आपने अभी भी आप लापरवाही कर रहे हो, यदि आपने जो क्लास के नोट्स नहीं पढ़े हैं जो मैंने आपको ऑफलाइन तरीके से लिखवाए हैं हर एक क्लास के, यदि आपने उनको याद नहीं किया तो आपका ये वीडियो लगाना टेलीग्राम पर जो क्वेश्चन तुक्के मार के यदि आप लगा रहे हो तो आपका कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपका सीबीसीडी एग्जाम निकलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका यही है कि बातें सुनना आसान होता है लेकिन उन पर काम करना या फिर उन चीज़ों को लागू करना अपने ऊपर वो मुश्किल होता है। तो आपको यही करना है कि जो चीज़ें आपको क्लास में ऑफलाइन तरीके से जो हर एक क्लास को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा कर लिखवाई है, तो आप सबसे पहले उनको नोट डाउन करें अच्छे से और समझें और उनको बार बार पढ़ें और याद करें, तभी जाके आपको ये क्वेश्चंस बन पाएंगे। क्योंकि अभी और हमारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, एग्ज़ाम टाइम पर बहुत ज़्यादा एमसीक्यू लगने वाले हैं, हो सकता है एक दिन में हम 100 एमसीक्यू लगाएं, क्योंकि जिनको मेरिट में लाना है नंबर, अच्छे नंबर लाना है, 50, 55, 60 नंबर लाना है, या मेरिट बेस पे यदि गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है और यदि आपको जॉब लगना है तो आप बहुत अच्छे से बहुत फोकस होकर वो एमसीक्यू को लगाओगे। ठीक है, ये क्लास उन्हीं के लिए जो ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं। पास तो आप वैसे भी हो जाओगे, 38 नंबर तो आपके, यदि मैंने आपको जो क्लास में पढ़ाया यदि आपने उसको भी बहुत अच्छे से याद कर लिया तो आप 38 नंबर तो ले आओगे, इतनी तो गारंटी है मेरी। लेकिन यदि आपको मेरिट बेस पे यदि कोई वैकेंसी निकलती है और यदि आपको उसमें आपका नंबर लेना है या लगना है तो आपको इन चीज़ों को बहुत डीपली से बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, हर एक वीडियो को लगाना होगा, टेलीग्राम के सारे क्वेश्चंस लगाना होगा, तभी जाके आपके 55-60 नंबर आएंगे जो कि एक मेरिट नंबर होते हैं। बात करते हैं पासिंग मार्क्स की 38 नंबर की, तो आपको जो मैंने क्लास में जो थ्योरी क्लास लिखाई है ऑफलाइन तरीके से, आप यदि उसको भी पढ़ लोगे तो भी आपका सीबीसीडी एग्जाम तो निकल जाएगा। लेकिन आपको भी पता है ये चीज़ें कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हमारा 38 नंबर से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, यदि आपकी वैकेंसी भराती भी है और जब उस समय मेरिट बनती है तो आप उस समय बाहर हो जाओगे, क्योंकि 38 नंबर 40 नंबर कोई मायने नहीं रखता सीबीसीडी एग्जाम में, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। पिछली बार 2 सेंटर थे एग्ज़ाम के, इस बार कितने हो गए 3, और पहले 2 डेट में एग्ज़ाम होते थे, अब 3 डेट में इसके एग्ज़ाम होने लगे। तो ये बातें ध्यान से सुने, ठीक है, और इसके बारे में ज़्यादा सोचें कि सीबीसीडी यदि हम तैयारी कर रहे हैं तो हम 38 नंबर के बारे में ना सोचें कि हमको केवल पास होना है, जहाँ तक कोशिश हो सके हमको कम से कम 50 या 55 नंबर लेके आना है, 40 नंबर लेके आना है, इसके बाद ही हमारा मेरिट में सिलेक्शन होगा।
चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से हमारा, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी होती है, बताइए। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? ग्राफिक कार्य के लिए, व्यावसायिक कार्य के लिए, वैज्ञानिक कार्य, इनमें से कोई नहीं। और जहाँ तक अर्थमेटिक कंप्यूटर एजुकेशन पर जो मेहनत कराई जा रही है आपको सीपीसीटी की, शायद आपको हरदा में कहीं भी इस तरीके से पढ़ाई नहीं मिलेगी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी होती है? कमेंट में आंसर करिए क्या होगा। 128 का आंसर क्या होगा। और बताना वैज्ञानिक कार्य के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज़ होता है, कमेंट करके बताइए। देखो मुझे पता है आप सब कंफ्यूज हो रहे हो इस क्वेश्चन को लेके, ठीक है। और जो भी कंप्यूटर लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे आप उनमें क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हमें लगता है कि हमें चीज़ें याद हो गई, लेकिन जब वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं 4 ऑप्शन को देख के। तो इसका एक ही है कि आपको बहुत ज़्यादा डीपली होकर और बहुत अच्छे से फोकस होकर पढ़ना पड़ेगा, जो थ्योरी क्लास मैंने लिखाई है। अब कोबोल का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए क्या होगा। वीडियो लंबा हो सकता है, समय लग सकता है, ठीक है। यदि आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। चलो आंसर हाईलाइट कर रहे हैं। कंप्यूटर कोबोल भाषा जो है हमारी व्यावसायिक कार्य के लिए, ठीक है, बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है ये लैंग्वेज। चलो इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए यूज़ की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों के लिए किया जाता है, बताओ। वाणिज्य कार्यों के लिए आंसर में कमेंट करके बताओ फटाफट क्या होगा। आंसर देखता हूँ मैं आपके 129 का। 129 का आंसर आ रहा है आपका A B C D। 129 का आंसर क्या होगा बताइए। 129 वाणिज्य के लिए। देखो बेसिक तो बेसिक लैंग्वेज होती है, कोबोल हमने देख ली व्यवसाय के लिए, प्रोटोन हमारी किसके लिए होती है बताइए। तो बची कौन सी, वाणिज्य के लिए कौन सी होती है हमारी, वैज्ञानिक के लिए कौन सी होती है, प्रोटोन। तो हमारी जो वाणिज्य के लिए होती है वो कौन सी होती है, पास्कल। कौन सी, पास्कल लैंग्वेज वाणिज्य के लिए यूज होती है। चलो अगले क्वेश्चन की चलते हैं। 130 अंग्रेजी भाषा के सामान्य उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, बताइए हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है। लैंग्वेज के क्वेश्चन से सारे आपके। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है C++, कोबोल, पास्कल या प्रोटोन। आंसर करिए कमेंट में। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, कौन सी होगी। 130 का आंसर देखते हैं आपका कमेंट में क्या आ रहा है। चलो आंसर आने लगे आपके 1ACD ABC। गलत, बहुत रॉन्ग आंसर जा रहा है आपका ये 130 का। 130 का बताओ क्या होगा। गलत। चलो अंग्रेजी भाषा की समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है, सामान्यतः कौन सी यूज की जाती है। तो सामान्यतः समान उच्च स्तरीय भाषा जो है हमारी वो है C++। कौन सी, C++ एक समान उच्च स्तरीय भाषा है, ठीक है, ध्यान रखें आप। सामान्य उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है हमारी, C भाषा। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किससे की जाती है, बताइए। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किससे की जाती है। चलो ये रिपीटेड क्वेश्चन शायद टाइप हो गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आ गए हैं। थोड़ा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। रिपीटेड क्वेश्चन आ गए हैं, देखते हैं नया क्वेश्चन कहाँ से आता है हमारा। ये भी हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया। चलो यहाँ से आ गया है ना, ठीक है। कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कार कौन है, जावा का आविष्कार कौन ने किया बताइए। माइक्रोसॉफ्ट, इंफोसिस्टम, सन माइक्रोसॉफ्ट या IBM। जावा के आविष्कार कौन ने किया बताइए, कमेंट करके आंसर बताइए, मैं देख रहा हूँ आपका। जावा का आविष्कार ABCD, आंसर बताइए किसने किया। जावा का आविष्कार A, किसी का B आ रहा है, किसी का C आ रहा है, बताइए किसने किया। जावा का आविष्कार बताइए, सोच समझ के आंसर लगाइए। जी के क्वेश्चन भी हो सकता है ये आपका।
बताइए क्या होगा आंसर इसका। माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस्टम, सन माइक्रोसॉफ्ट या IBM द्वारा कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कार किसने किया? बताइए किसने किया? चलो आंसर हाईलाइट कर रहा हूँ। वैसे तो इसका आविष्कार जेम्स गोस्लिंग ने किया था, लेकिन हमको आंसर यदि अभी जेम्स गोस्लिंग नहीं दिख रहा है तो जावा का आविष्कार जो हो हमारा किसने किया था? सन माइक्रोसॉफ्ट या फिर माइक्रोसॉफ्ट भी लगा सकते हैं हम, ठीक है। तो अभी आंसर आप सन माइक्रोसॉफ्ट बनाइए। वैसे इसका आविष्कार किसने किया था बताइए कमेंट करके, अभी जो बताया मैंने उसका बताइए आंसर क्या होगा आपका। अगले क्वेश्चन का, सारे कंप्यूटर में लागू होती है कोबोल भाषा, प्रोटोन भाषा, मशीन भाषा या बेसिक भाषा? बताइए क्या होगा। सारे कंप्यूटर में लागू होती है, ठीक है, आप कहीं पर लिख लीजिए। सारे कंप्यूटर में लागू कौन सी होती है? मशीन भाषा। कौन सी? मशीनी भाषा। सारे कंप्यूटर में कौन सी भाषा लागू होती है? मशीनी भाषा, ठीक है। हाँ, जेम्स गोस्लिंग लिख लीजिए आप, जावा का आविष्कार जेम्स गोस्लिंग। अगला क्वेश्चन देखिए आप, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, इंटरनेट पर प्रयुक्त लैंग्वेज कौन सी है? जावा, पास्कल, कोबोल या बेसिक? चलो आंसर लगाते हैं इसका बेसिक। क्या होगा? बेसिक। क्या होगा आंसर आपका? बेसिक। बिजनेस ओरिएंटेड बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। क्या होगा? बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली सिस्टम विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? बताइए। लैपटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या वेब सर्वर? यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम, बताइए क्या होगा आंसर। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन देखते हैं आपका कमेंट में क्या आ रहा है। 134 का आंसर बताइए क्या होगा। कोई ए लगा रहा है, कोई बी लगा रहा है, थोड़ा सोच समझ के आंसर लगाइए क्या होगा 134 का। चलो, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? लैपटॉप कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में, सुपर कंप्यूटर में या वेब सर्वर में? यूनिक्स देखिए आप कैसा था, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, और लिनक्स कैसा था हमारा, सिंगल यूजर और ओपन सोर्स। तो ध्यान रखिए यूनिक्स हमारा जो है किस प्रणाली के रूप में कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में? वेब सर्वर या सुपर कंप्यूटर में? क्या होगा आंसर। तो यूनिक्स जो हमारा वेब सर्वर में काम करता है, ठीक है। किसमें? वेब सर्वर में बड़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? बताइए आंसर क्या होगा आपका। किस लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? बताइए आंसर क्या होगा आपका। किस लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? आंसर आ रहा है आपका ABCD। किस लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? क्या मशीन लेवल लैंग्वेज को बदलते हैं हम? सी को, बेसिक को, हाई लेवल लैंग्वेज को? बताइए आंसर क्या होगा आपका। जैसे हमने बोला था कि मशीन लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में बदलना है तो किसका यूज़ करेंगे, या फिर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलना है तो किसका यूज़ करेंगे। देखो आपका CBCT एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आपको लैंग्वेज से मिलेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन को हम आसान मतलब धीरे धीरे करेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे इसके लिए। सोच समझ के आंसर लगाइए। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो कौन सी को? मशीनी लेवल लैंग्वेज को, ठीक है। किसको? मशीन लेवल लैंग्वेज को बदलने की ज़रूरत नहीं होती है हमारी, ठीक है। ध्यान रखिए आप आंसर। आप बहुत से स्टूडेंट ने हाई लेवल लैंग्वेज लगा दिया है, तो हाई लेवल लैंग्वेज को तो बदलना पड़ता है हमको। किस में? हाई लेवल लैंग्वेज को किस में बदलते हैं हम? मशीन में, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? बताइए कौन सी मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? मतलब मशीन पर डिपेंड है, इंडिपेंडेंट मतलब कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो कि मशीन पर डिपेंड है? बताइए क्या होगा।
क्या होगा आंसर बताइए। कौन सी मशीनी भाषा इंटरप्रेट है, लो लेवल, हाई लेवल, असेंबली या मशीनी। क्या होगा आंसर आपका, हाई लेवल या असेंबली लैंग्वेज। चलो आंसर देखता आपके कमेंट में क्या बता रहे हैं आप। कोई दे रहा है ए, कोई दे रहा है बी, कोई दे रहा है सी। गलत आंसर आ रहा है आपके। तो इसका जो आंसर होगा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। बताइए क्या होगा आंसर एक बार और। चलो 10 सेकंड देते हैं थोड़ा आपके लिए। तो कंप्यूटर हमारी कौन सी भाषा समझता है, मशीन भाषा। तो मशीन पर डिपेंड कौन सी है हमारी, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। कौन सी है, मशीन लेवल लैंग्वेज ही मशीन पर डिपेंड होती है, जब क्योंकि कंप्यूटर मशीन भाषा समझ सकता है केवल। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। गलती एक एल्गोरिथम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। लॉजिकल एरर, कंपाइलर एरर, मशीन एरर या ये सभी। गलती एक एल्गोरिथम है जिससे गलत परिणाम निकलते, इसे क्या कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाएगा। गलती एक एल्गोरिथम है जिससे गलत परिणाम निकलते, इसे क्या कहा जाता है। आंसर बताइए कमेंट करके फटाफट। आंसर बताइए कमेंट करके क्या होगा आपका। हमारे 137 क्वेश्चन हो चुके हैं। वन 156 क्वेश्चन तक जाना है, ठीक है। चलो गलती एक एल्गोरिथम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, उसको बोलते हैं हम लॉजिकल एरर, ठीक है। क्या बोलते हैं, लॉजिकल एरर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, शायद वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा आज का। मशीन लैंग्वेज क्या कहती है, क्योंकि कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन से और डाउटेड क्वेश्चन से। इन क्वेश्चंस को जिस भी स्टूडेंट ने पढ़ लिया, जो कंप्यूटर मेमोरी के लगाए थे, फिर हमने कंप्यूटर हार्डवेयर के लगाए थे, फिर आज हम जो लगा रहे हैं मशीन लैंग्वेज के, ये सब डाउटेड क्वेश्चंस मैंने आपके लिए नोट किए हैं। यदि आपने ये सारे क्वेश्चंस यदि लगा लिए तो पूरी गारंटी है कि ये जो 3 आपके बताए मैंने, कंप्यूटर हार्डवेयर, देन कंप्यूटर मेमोरी और आज चल रहा हमारा लैंग्वेज, तो इसमें से आपके कुछ भी नंबर नहीं कटने वाले मेन एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि सभी डाउटेड क्वेश्चन से और थोड़ा समय लेकर हम सोच समझ कर लगा रहे हैं आंसर। मशीन लैंग्वेज का क्या क्या प्रयोग करती है, इंग्लिश लैंग्वेज कोड, न्यूमेरिक कोड या जावा लैंग्वेज, ये सभी। बताइए मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। जिसने भी ये क्वेश्चन यदि सही लगा लिया, मतलब उसने कंप्यूटर जब हमने पढ़ा था क्या, कंप्यूटर डाटा यूनिट, उसको बहुत अच्छे से समझा होगा। मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करती है, मशीन लैंग्वेज, न्यूमेरिक कोड, इंग्लिश लैंग्वेज कोड या जावा लैंग्वेज या ये सभी। बताइए आंसर क्या होगा आपका कमेंट में। चलो आंसर शो कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो हमारा जो होगा न्यूमेरिक कोड, ठीक है। क्या होगा आंसर हमारा, न्यूमेरिक कोड। क्योंकि मशीन लैंग्वेज 0 और 1 होती है, जिसको हम बाइनरी संख्या भी बोलते हैं। गॉडफ्राइड लेibniz ने इसका आविष्कार किया। पहली लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर समझता है। तो हमें मशीन लैंग्वेज 0 और 1 पे काम करती है। किस पे करती है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको किस पे काम करती है, 0 और 1 पर, ठीक है। थोड़ा डिस्कशन करते हैं। 0 मतलब होता है ऑफ, 1 मतलब होता है ऑन। जब भी डाटा फ्लो होता है तो वो ऑन यानी कि 1 के माध्यम से होता है, और जब भी डाटा जाने से रुक जाता है तो वो ऑफ हो जाता है यानी कि 0, ठीक है। तो बाइनरी संख्या के 2 ही कोड होते हैं हमारे, 2 ही स्टेट होते हैं, 0 और 1, और उसी को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी संख्या। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणना करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणना करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। हेक्साडेसिमल, ऑक्टा, बाइनरी या दशमलव। ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, क्वेश्चन ईजी है। बताइए क्या होगा आंसर आपका इसमें। बताइए आंसर क्या होगा आपका फटाफट। इजी क्वेश्चन है, इसके लिए ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको क्लास में बताइए बहुत अच्छे तरीके से। चलो आंसर शो करते हैं हम, और आंसर आप स्पीड से बताना है भैया, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है। चलो इसका जो आंसर होगा हमारा बाइनरी होगा। जिस भी स्टूडेंट ने हमारी जो थ्योरी क्लास थी ऑफलाइन, उसको यदि अच्छे से पढ़ी होगी तो आंसर जल्दी लगा देगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए आप। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, केबी, टीबी, एमबी या जीबी। चारों के फुल फॉर्म मेरे को कमेंट्स करके बताइए। केबी, टीबी, एमबी या जीबी। आंसर देखते हैं क्या है आपका कमेंट में, ठीक है। किसी का बी आ रहा है, किसी का सी, किसी का बी, किसी का बी। चलो बहुत से स्टूडेंट का आंसर बी आ रहा है, जो कि एक राइट आंसर है। सबसे बड़ी कौन सी होती है, टीबी यानी कि टेराबाइट, ठीक है। याद करते हैं हम थोड़ा सा।
4 बिट बराबर एक निवल होता है, ठीक है, 4 बिट बराबर एक निवल होता है, और निवल से मिलकर क्या बना हमारा बिट, ठीक है। और जब बात करते हैं हम 8 बिट की, तो 8 बिट मिलकर क्या बनता है हमारा एक बाइट, ठीक है, 8 बिट मिलकर क्या बनेगा हमारा एक बाइट। और जब बात करें हम 1024 बाइट की, तो 1024 के बाइट क्या बनेगा हमारा एक किलो बाइट, ठीक है। और बात करें हम अगली नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है 1024 मेगाबाइट बराबर मिलकर क्या बनता है हमारा एक गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट मिलकर क्या बनता है हमारा एक टेराबाइट, और 1024 टेराबाइट मिलकर क्या बनता है हमारा एक, बताइए, पेटाबाइट, और 1024 पेटाबाइट मिलकर क्या बनता है हमारा एक हेक्साबाइट, और 1024 हेक्साबाइट मिलकर क्या बनता है एक ब्रोटाबाइट, और 1024 ब्रोटाबाइट मिलकर क्या बनता है एक योटाबाइट, और 1024 योटाबाइट मिलकर क्या बनता है एक ब्रोनोरा बाइट, ठीक है। तो आप सभी ये यूनिट को याद रखिए ध्यान से, ठीक है, बार बार पढ़ना आपको कि कौन सी यूनिट सबसे छोटी होती है, कौन सी सबसे बड़ी होती है, ज़्यादातर यूज़ कौन सी होती है, ठीक है। या फिर बात करें MP3 गाने के लिए कौन सी होती है, एक मूवी के लिए कौन सी होती है, फोटोग्राफर कौन सी यूनिट यूज़ करता है, ये सारी चीज़ें हमने थ्योरी क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ी है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। बिट किसका लघु रूप है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बिट किसका लघु रूप है? मेगाबाइट का, बाइनरी लैंग्वेज का, बाइनरी डिजिट या बाइनरी नंबर? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए। बिट किसका लघु रूप है? बिट किसका लघु रूप है? मेगाबाइट, बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी डिजिट? बताइए। बाइनरी नंबर तो आपका क्या हो जाएगा बाइट 0 और 1, मेगाबाइट MB का हो जाएगा, बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1। तो बची क्या हमारी बाइनरी डिजिट, क्या होगा बिट 4 बिट, 2 बिट, 4 बिट, 2 बिट या 8 बिट। तो ये क्या हुई हमारी डिजिट हुई ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम बाइनरी डिजिट। ये ठीक है, यही क्वेश्चन आपको इस तरीके से एग्जाम में, मेन एग्जाम में डाउट करने वाले रहेंगे, ठीक है। आप सोच रहे हो कि मैंने जो पढ़ाया है, जो लिखाया है सेम एज इट इज क्वेश्चन आएंगे, तो नहीं आएंगे। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस आपका एग्जामिनर बना रहा है वो पूरे डाउटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। यदि आपको पता है कि भाई कंप्यूटर डाटा यूनिट क्या होती है, किस तरीके से काम होता है, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, बहुत ही कम समय दिया जाएगा इसके लिए, तो 5 सेकेंड बहुत है। बताइए कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? आंसर होगा आपका बिट। क्या होगा? बिट। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाता है? कितना बाइट 1 किलोबाइट बनाता है? 4096, 1024, 612, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाता है? 1024। ठीक है, आंसर हाईलाइट कर रहा हूं मैं। सारी चीज़ें आपने पढ़ी है इसलिए कम समय दिया जाएगा आपको। चलो बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? आंसर बताइए। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते होंगे? 2। कितने होते हैं? 2। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेसिक क्वेश्चन है आपके। आंसर बताइए। अक्षर तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अल्फा सिस्टम, नंबर सिस्टम, बाइट सिस्टम या कोडिंग सिस्टम? अक्षर तथा चिन्ह को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? अक्षर तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? आंसर बताइए कमेंट में फटाफट। 146 का आंसर देखते हैं आप क्या दे रहे हो कमेंट में। बताइए अक्षर तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? क्या कोडिंग सिस्टम या बाइट सिस्टम? चलो 5 सेकंड देते हैं आपको सोचने के लिए। बताइए क्या होगा 146 का आंसर। आंसर बताइए कमेंट में क्या होगा आपका। अक्षर तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? चलो आंसर हाईलाइट कर रहा हूं मैं। 146 का कोडिंग सिस्टम। क्या होगा? कोडिंग सिस्टम। और कोडिंग किससे की जाती है? हाई लेवल लैंग्वेज है, जैसे C++, प्रोटॉन, कोबोल, ठीक है। या फिर बात करें हम पास्कल, ये सारी सब चीज़ें कौन सी आपके हाई लेवल लैंग्वेज जिनसे कोडिंग की जाती है, जिनको यूजर बड़ी आसानी से समझ लेता है लेकिन कंप्यूटर नहीं समझता है। और क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, और डाउट्स क्लियर करेंगे हम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई, जैसे मैंने बताया था आपको, एक अक्षर, एक पैराग्राफ या फिर एक डॉक्यूमेंट्स या एक फाइल, तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बताइए। 147 का आंसर देखते हैं आपका क्या आ रहा है। 147 आंसर आ रहा है आपका बी। चलो इसका जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा? बी। क्या होगा? बी।
क्या होगा, बी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। लॉजिक गेट क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। लॉजिक गेट एक विशेष थ्री एक सॉफ्टवेयर, एक प्रकार का सर्किट या एक प्रकार का कंप्यूटर गेम। क्वेश्चन डाउट वाला है, थोड़ा सोचने समझने वाला है, थोड़ा प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज करिए आप। लॉजिक गेट क्या है, इस क्वेश्चन से मैं आपको ऐसा डिस्कशन बताऊंगा कि आप मेन एग्जाम में जो क्वेश्चन से लगाते हो उसमें आंसर लगाने का बहुत अच्छा ही रास्ता, बहुत अच्छा इजी वे आपको मैं बताऊंगा कि क्या वे है मेन एग्जाम में आंसर लगाने का। लॉजिक गेट क्या है बताइए। अच्छा चलो डिस्कशन करते हैं, शायद आपका आंसर नहीं बनेगा। चलो जैसे, चलो मैं देख लेता हूँ कमेंट में आपने क्या किया है, बताइए आंसर में क्या होगा आपका। कोई लगा रहा है डी, कोई लगा रहा है ए। 148 का आंसर क्या लगा रहे हैं आप, बी, ए, सी भी लगा रहा है कोई। 148 का आंसर लॉजिक गेट क्या है, लॉजिक गेट क्या है हमारा बताइए। कोई लगा रहा है डी, कोई लगा रहा है ए, कोई लगा रहा है बी। बताइए क्या होगा 148 का, बी। चलो एक बता देता हूँ, लॉजिक गेट जो होता है हमारा एक प्रकार का सर्किट होता है। क्या होता है, सर्किट। ठीक है, आंसर बता दिया मैंने, आपने शायद गलत लगाया होगा। चलो इस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं इस क्वेश्चन को लेकर कि हम मेन एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। चलो लॉजिक गेट की बात करें हम, तो लॉजिक गेट को यदि हमने सीडी में पढ़ा, क्या एक प्रकार कोई सीडी होती है क्या, सीडी 4 प्रकार की होती है, एक सीडी, एक डीवीडी, बीआरडी और एक एचवीडी। मतलब पहला ऑप्शन तो आपका हट गया। क्या सॉफ्टवेयर में हमने पढ़ा है क्या कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है या फिर टाइपिंग मास्टर है या फिर टेली का सॉफ्टवेयर है या फिर एडोब रीडर है या फिर फोटोशॉप है या किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर का नाम लॉजिक गेट है क्या, नहीं। तो दूसरा ऑप्शन भी आपका हट गया। चौथे क्वेश्चन की बात करें, क्या कोई कंप्यूटर गेम का नाम आज तक सुना आपने शायद फ्री फायर सुना होगा, ठीक है, और पता नहीं कौन कौन से गेम होते हैं, मुझे तो नाम नहीं पता उतने ज़्यादा। तो ये क्या कहीं कंप्यूटर गेम का नाम है लॉजिक गेट, नहीं ना। तो फिर आंसर आपका क्या बचता है, एक प्रकार का सर्किट। क्या होगा, एक प्रकार का सर्किट ही इसका आंसर सही होगा। तो आप मेन एग्जाम में क्या कर सकते हो कि आप पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, 4 ऑप्शंस को पढ़िए, 3 ऑप्शन को आप हटाते जाइए कि यार ये चीज़ तो हमने उस टॉपिक में पढ़ी थी, या फिर ये चीज़ का आंसर तो वो होना चाहिए, तीसरे का आंसर ये होना चाहिए। तो मेरी पूरी गारंटी है कि मैं भी जो एग्ज़ाम देता हूँ बड़ी बड़ी एग्जामें, तो उसमें सबसे पहले 2 ऑप्शंस को हटा देता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ, 2 ऑप्शंस को हटा देता हूँ, और जो 2 ऑप्शंस मुझे पता रहते हैं कि भाई यही 2 ऑप्शंस में से एक आंसर होगा, तो उन 2 ऑप्शन को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एनालाइज करता हूँ। और मेरे 50 में से ये मान के चलो आप कि 40 या 45% क्वेश्चन से मेरे ऐसे ही सॉल्व होते हैं और सही जाते हैं। तो आप मेन एग्जाम में क्या करो, एक क्वेश्चन से देखा आपने, चलो आंसर लगाने का तरीका बताता हूँ आपको मेन एग्जाम में किस तरीके से लगाना है। पहली स्टेप, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। सेकंड स्टेप, 4 ऑप्शंस को पढ़ना ध्यान से कि क्या ऑप्शंस हैं। थर्ड स्टेप, आपको ये चीज़ें देखना है कि यार ये 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है क्वेश्चंस को लेके। फिर फोर्थ आपकी स्टेप आती है कि यार 2 ऑप्शंस को क्या मैं छोड़ दूं पूरी तरीके से, हाँ बिल्कुल, 2 ऑप्शंस आपके एग्जाम में ऐसे ही होते हैं जिनका कोई सेंस नहीं होता है क्वेश्चंस को लेके। फिर बचे आपके 2 ऑप्शन, तो इन 2 ऑप्शंस को आपको एनालाइज करना है बार बार कि भाई ये चीज़ हो सकती है या ये चीज़ हो सकती है। तो मेरी गारंटी है आपकी कि 50 में से आपके 45% क्वेश्चन सही जाएंगे मेन एग्जाम में, ठीक है। बचे फिर यदि हम 45% सही हैं तो फिर बचते हैं कुछ क्वेश्चन जिसमें हम तुक्का लगाते हैं। तो ज़्यादातर तुक्के तो सही नहीं जाते, क्योंकि तुक्के से सफलता यदि मिलती तो हर एक घर में एक व्यक्ति सरकारी या गवर्नमेंट जॉब में होता। तो तुक्के पर कभी हमें विश्वास नहीं करना है, कोई सी भी एग्जाम हो, छोटी या बड़ी। तो हमें हमेशा अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है, पूरा अपना 100% देना है पढ़ाई करते समय। जैसे मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक आपको भी ऐसी मेहनत करना है, क्योंकि मैं इतना आगे आया हूँ तो मैं मेरी मेहनत से आया हूँ, ना ही कोई किस्मत होती है, ना ही कोई भाग्य होता है। तो आपका जो किस्मत होता है, जो भाग्य होता है, वो आपकी मेहनत से चमकता है, ठीक है। क्योंकि मैंने कई 2 लाइन सुनी है कि आपकी जो मेहनत होती है वो किस्मत की दासी होती है। तो आप जितना मेहनत करोगे तो किस्मत खुद ब खुद आपके पास चल कर आएगी, आपको अवसर मिलेंगे। बहुत सारे देखे मैंने कि किस्मत को लेके बैठ जाते हैं, किस्मत का रोना रोते हैं या भाग्य का रोना रोते हैं। तो ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होती हैं, बस आप मेहनत पर ध्यान दीजिए और प्रोसेस पर ध्यान दीजिए। एक दिन सफलता आपके चरणों में होगी। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे ईमानदारी से, उतना अच्छा रिजल्ट आता है। ये मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस मैं आपके सामने आज बता रहा हूँ कि जितनी आप मेहनत करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपका आता है। देन उसके बाद हमें किस्मत के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ना ही भाग्य के बारे में सोचना चाहिए।
ठीक है, कुछ परसेंट होती है, मैं मानता हूँ कि किस्मत 1% होती है तो मेहनत 10% होती है ना। यदि आप 9% यदि मेहनत कर लेते हो तो 1% आपकी किस्मत चमक जाती है। लेकिन यदि आप 9% किस्मत को लेके बैठते हो और 1% यदि मेहनत करते हो तो आपका कभी सिलेक्शन नहीं होना। ठीक है, मान सकते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, नौकरी लगना उतना आसान नहीं है, लेकिन यदि हम मेहनत करते हैं, यदि मेहनत बहुत अच्छी करते हैं, किस्मत को हटाकर, भाग्य को हटाकर, और यदि हम मेहनत पर ध्यान देते हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन हम रिजल्ट के बारे में पहले सोच लेते कि यार सीबीसीटी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, या फिर हम कितने नंबर से पास होंगे, या फिर होंगे भी या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें सोचना ही चाहिए। हमें केवल प्रोसेस के बारे में सोचना चाहिए कि हमको टीचर जो भी बता रहा है, कोचिंग में हमें जो भी मिल रहा है, जो भी डाटा जहाँ से भी मिल रहा है इकट्ठा कर लो अभी 2 महीने के अंदर। इसके बाद आपको खूब सोना 1 महीना, कोई मना नहीं है, 15 दिन खूब रेस्ट लेना, खूब घूमना फिरना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आपको 2 महीने जो भी कंटेंट आपको कंप्यूटर का मिल रहा है, ठीक है, आपकी कोशिश ये रहे कि 52 नंबर का जो कंप्यूटर का पूछा जाएगा, यानी कि 52 नंबर के जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें आपके कम से कम मैं बता रहा हूँ, आपके कम से कम 40 या 42 नंबर आना चाहिए। कितने? 40 या 42 नंबर। यदि आपके 42 नंबर कंप्यूटर में आते हैं और यदि 12 नंबर आप मैथ्स, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स में से यदि आप लेके आते हो तो कितने हो गए? आपके 52 या 55 नंबर हो गए। इस तरीके से आपको रणनीति बनानी है आपकी एग्ज़ाम के लिए। तो आपकी ये रणनीति कब हो पाएगी पूरी? जब आप इस रणनीति पर काम करना चालू कर दो। देखो, रणनीति सब बना लेते हैं, ठीक है, नियम सब बना लेते हैं, लेकिन 90% ऐसे हैं जो कि नियम बनाते हैं, उनको लागू नहीं करते। नियम बनाना आसान होता है और नियम को चलाना 4 या 5 दिन का काम नहीं है। जो आपने नियम बनाए उनको आपको रेगुलर चलाना होगा। जैसे बात करें हमारी, तो हम जो भी नियम बनाते हैं या तो बनाते ही नहीं, या फिर कोई चीज़ को टारगेट करते नहीं कि हमको बिल्कुल ये चीज़ करना ही करना है, या फिर टारगेट करते हैं तो उस चीज़ को बिल्कुल हम उसके लिए समय निकालते हैं प्रॉपर तरीके से। मैं मेरा खुद का बता रहा हूँ कि यदि मुझे कुछ चीज़ें करना होती तो मैं उसका बिल्कुल टारगेट बनाता हूँ, पूरी रणनीति बनाता हूँ, उसके बाद ही कदम उठाता हूँ, वरना कदम नहीं उठाता हूँ, ना ही नियम बनाता हूँ। तो आपको क्या करना है, जो भी नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हो, या तो उसकी रणनीति बनाओ या फिर उसके लिए टारगेट फिक्स करो। वो टारगेट फिक्स तभी करना तब आप उसको समय दे सको उस समय पर, ठीक है, वरना आप टारगेट मत बनाओ। तो बात करते हैं हम सीबीसीटी एग्ज़ाम की। तो इसकी हम एक मोटिवेशन क्लास भी लगाएंगे एग्ज़ाम से पहले, जिससे आप मोटिवेट हो सकते हो और जो चीज़ें आप करते हो गलत वो नहीं करोगे, ठीक है। यदि आप ये सब चीज़ें अपने जीवन में उतारोगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिलेगा इसका। और यदि आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हो या फिर किसी चीज़ को कन्फ्यूज़न लेकर बहुत ज़्यादा डाउट है आपके माइंड में, तो एक बार मुझसे ऑफलाइन तरीके से भी मिल सकते हो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। जहाँ तक मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, मेरी ज़्यादा कोई एज नहीं है, लेकिन मैं आज जो जिस लेवल पर हूँ, जिस लेवल पर खड़ा हूँ, तो वो मेरी मेहनत से, ना ही किस्मत है। किस्मत ने तो बहुत बुरा किया है मेरे साथ, उसका एक दिन मैं खुद वीडियो बनाऊँगा आपके लिए, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार व्यक्ति ने वाकई में कितना स्ट्रगल किया है और आज जिस मुकाम पे, क्या उस मुकाम पे आना इतना आसान था। तो जो वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा वो मेरा एक खुद सेल्फ रहेगा, ठीक है, इसमें कोई पढ़ाई नहीं होगी, पूरी मोटिवेशन क्लास होगी। तो वो वीडियो हम जल्दी ही बनाएंगे हमारे ये पूरे MCQ होने के बाद, ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा स्ट्रगल की एक कहानी कि क्या होता है धैर्य, क्या होती किस्मत, क्या होती भाग्य, क्या होता है मेहनत, क्या होता है स्ट्रगल, क्या होता है एटमॉस्फेयर, क्या होता है धैर्य, ठीक है। जैसे पेशेंस की बात करें कि हर कोई पेशेंस नहीं रख पाता, या फिर बात करें कि हम किन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए या फिर किन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहिए, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर होती है, ठीक है। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है, डिजिटल डाटा, एनालॉग डाटा, या मॉडर्न डाटा, या बॉट्स डाटा? बताइए क्या होगा। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है, डिजिटल डाटा, एनालॉग डाटा, या मॉडर्न डाटा? ठीक है, इसका आंसर जो होगा हमारा डिजिटल, यानी कि 0-1 में स्टोर किया जाता है कोई भी डाटा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। कौन सा एक प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान होता है, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क, या यूटिलिटी? कौन सा प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? बताइए, बहुत सोच समझ कर आंसर बताइए क्या होगा। क्या होगा आंसर? 150 का आंसर देखते हैं आपके कमेंट में क्या आ रहा है। कोई लगा रहा है बी, कोई लगा रहा है सी, कोई लगा रहा है डी। चलो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है। यानी कि जो चीज़ें हमें नहीं समझ में आ रही कंप्यूटर में
तो उसके लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर डलवाते हैं, यूटिलिटी। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, शायद मैं क्लास में लिखाना आपको भूल गया हूँ ये चीज़ें, यूटिलिटी वाली चीज़ लिखना भूल गए हमने केवल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में लिखा है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे एक प्रोग्राम में उपयोग करना आसान हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और एग्जाम टाइम पर इसको पढ़ के जाइए। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, बाइट, बग, यूनिट प्रॉब्लम या प्रोग्रामिंग एरर। बताइए क्या होगा 151 का आंसर। कमेंट देखते हैं आपका क्या बता रहे हैं, ए, बी, सी, तीनों बता रहे हैं आप। आंसर बताइए एक कोई सा भी 151 का। वन 151 का आंसर बताइए आप क्या होगा। वन 151 का आंसर बताइए क्या होगा। चलो, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, बाइट, बग, यूनिट प्रॉब्लम या प्रोग्राम एरर। तो इसको बोलते हैं हम क्या, बग। क्या बोलेंगे, बग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आने लगे आपके भैया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आने लगे आपके। पहले हमने पढ़ा किसके बारे में, कंप्यूटर मेमोरी, पहला बेसिक क्वेश्चंस पढ़े हमने, फिर कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़े, फिर हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़े, फिर उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा इससे पहले बताइए कमेंट करके। चलो शुरू से स्टार्ट करते हैं। पहले हमने बेसिक क्वेश्चंस को किए कवर, उसके बाद हमने कंप्यूटर मेमोरी के क्वेश्चन कवर किए, उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर के क्वेश्चन कवर किए, फिर कंप्यूटर लैंग्वेज के क्वेश्चन, यानी कि हमारे 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए और 5वां टॉपिक जो है हमारा सॉफ्टवेयर से आ गया है। तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना होता है। जब बात करी थी हमने डाटा की कि अर्थहीन का अर्थपूर्ण हो जाना इन्फॉर्मेशन कहलाता है, और अर्थहीन जब तक होता है जब तक यूज़र उसको आसानी से समझ नहीं सकता है। तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना होता है, बताइए। 152 का आंसर देखते हैं आपका कमेंट में क्या आ रहा है। सही आंसर जाना चाहिए आपका, सोचने वाला क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है। 152। चलो, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना होता है, सूचना में। किसमें, सूचना में, ठीक है, जो कि एक अर्थहीन होता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, टेस्टिंग, डीबगिंग, कंपाइलिंग या रनिंग। बताइए क्या होगा। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि ढूंढने की एक प्रक्रिया है, टेस्टिंग, डीबगिंग, कंपाइलिंग या रनिंग। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के आपके लिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, एग्जामिनर क्वेश्चन है सारे जो भी आपको एग्जाम में पूछे गए अभी तक क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि ढूंढने की प्रक्रिया क्या है, टेस्टिंग, डीबगिंग, कंपाइलिंग या रनिंग। क्या होगी आंसर बताइए, टेस्टिंग, डीबगिंग या रनिंग या कंपाइलिंग। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, डीबगिंग। क्या होगा, डीबगिंग। ध्यान रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप क्वेश्चंस का, ठीक है। इसका भी ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट, बग का भी ले लो आप कि कंप्यूटर के प्रोग्राम में जो भी कोड रही दिखती है उसको क्या बोलते हैं हम, बग। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कीबोर्ड या मॉनिटर। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। कंप्यूटर की भौतिक बनावट जिसे हम छू सकते हैं। चलो आंसर है आपका क्या, हार्डवेयर। क्या होगा, हार्डवेयर। और एक बार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, एक बार वीडियो को लाइक करें, एक बार वीडियो को लाइक करें फटाफट। 5 सेकंड के लिए रोक रहे हैं वीडियो को हम। वीडियो को लाइक कर दे फटाफट। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। डॉस का पूरा नाम क्या है, डॉस। बहुत कम समय दिया जाएगा आपके लिए, 5 सेकंड दिए जाएंगे। डॉस का पूरा नाम क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। क्या होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और जिसका भी रिजल्ट यदि बहुत कम नंबर आ रहे हैं मेन एग्जाम में तो उसको कोचिंग से बिल्कुल निकाल दिया जाएगा, केवल एक ही चांस दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरा चांस उसी को दिया जाएगा जिसको कम समय मिला एग्जाम के लिए। और पहला चांस देने के बाद किसी को भी कोचिंग में
डबल से आना यदि है पढ़ने के लिए तो उसको डबल से पूरी फीस डालनी होगी 4800 रुपये, या तो फिर उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा। इससे होता क्या है, कोचिंग का नाम खराब होता है कि हम इतनी मेहनत करा रहे हैं, इसके बाद भी यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो इससे कोचिंग का नाम खराब होता है, जो कि मैं नहीं करना चाहता अपनी कोचिंग का नाम खराब। इसलिए मैं आपको इतनी यदि मेहनत करा रहा हूँ तो आपका बिल्कुल एग्ज़ाम एक ही बार में निकलना चाहिए और अच्छे नंबर से निकलना चाहिए, ठीक है। वरना आपको कोचिंग से निकाल दिया जाएगा। यदि 20 स्टूडेंट की जगह यदि 10 स्टूडेंट यदि हर बार भी यदि मेरे पास इस एग्ज़ाम दे रहे हैं और यदि 10 में से 8 स्टूडेंट का एग्ज़ाम निकल रहा है तो मेरी कोचिंग का रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। यदि मैं 40 बच्चे कर भी लूँ और यदि उसमें से 10 या 12 बच्चों का यदि CBCT एग्ज़ाम निकल रहा है तो इससे कहीं ना कहीं कोचिंग का नाम खराब होगा। तो वो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी कोचिंग का नाम खराब हो। इसलिए इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि यदि आप कोचिंग में यदि एडमिशन ले लिया है तो आपका एग्ज़ाम निकलना चाहिए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इसमें से विषम शब्द को बताइए। MS DOS, एक्सेस, यूनिक्स या विंडो 98 क्या होगा? क्या होगा? इसमें थोड़ा डिस्कशन करेंगे हम। पहले आंसर बता दीजिए कमेंट में क्या होगा। D, B, C। चलो अलग अलग आंसर आ रहे हैं आपके। तो इसमें से विषम शब्द जो है हमारा क्या होगा आंसर? 5 सेकंड देते हैं आपके लिए। चलो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा? यूनिक्स। क्योंकि यूनिक्स एक क्या है? सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन MS DOS, MS एक्सेस और विंडोज 98, विंडो 98 है, MS DOS भी आया था, MS DOS भी आया और विंडो एक्सेस भी आया, ठीक है। तो हमारा क्या बचा? यूनिक्स। क्या होगा? MS DOS, विंडोज 98 एक्सेस, MS एक्सेस, सॉरी। इसका जो आंसर होगा हमारा क्या होगा? एक्सेस, ठीक है। इसका जो आंसर होगा हमारा क्या होगा? एक्सेस। क्योंकि MS एक्सेस होता है जो कि एक MS वर्ड की तरह होता है, ठीक है। और MS DOS, MS विंडो ये सब आए थे हमारे। विंडोज 93, विंडोज 98 ये सब आए थे। यूनिक्स भी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज 98 भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो आंसर क्या होगा हमारा? एक्सेस, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आपको मेन एग्जाम में क्या करना है कि पहले ऑप्शंस को हटाना है। जैसे MS DOS हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि एक मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग होता है, विंडोज 98 जो कि विंडो के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, विंडोज 95 के बाद। तो ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसमें से विषम कौन सा होगा आपका? MS एक्सेस, क्योंकि ये किसी भी तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। चलो यूनिक्स का विकास कब हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यूनिक्स एक मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग होता है, बड़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा यूज़ किया जाता है, C लैंग्वेज पर आधारित होता है। C लैंग्वेज का यूज़ डेनिस रिची ने किया है। यूनिक्स का विकास कब हुआ है आपको कमेंट करके बताना है। और आंसर मेरे आंसर बताने से पहले आपको OMR शीट पर गोला करना है। कमेंट चेक कर रहा हूँ मैं आपके कि क्या होगा आंसर। यूनिक्स का विकास कब हुआ? 157। का आंसर बताइए क्या होगा? चलो यूनिक्स का आविष्कार कब हुआ था हमारा? 1960 में। आंसर हाईलाइट कर दिया मैंने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूनिक्स की मुख्य भाषा बेसिक, कोबोल, जावा या असेंबली? बताइए यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? कोबोल, असेंबली भाषा, जावा या बेसिक? ठीक है। तो यूनिक्स की जो मुख्य भाषा है वो बेसिक होती है और बनाया गया था किस पे? C भाषा पर आधारित था। लेकिन इसकी जो मुख्य भाषा है वो कौन सी होती है? हमारी बेसिक भाषा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर बताना है आपको, कोई डाउट वाला क्वेश्चन नहीं है ये आपका। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एप्लीकेशन, सिस्टम, प्रोग्राम या पैकेज? बताइए आंसर क्या होगा आपका? चलो आंसर होगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन होगा तभी तो यूज़र काम कर पाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? बताइए। पानी देना यार मुझे। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सिस्टम, ठीक है। आंसर जो होगा हमारा क्या होगा इसका आंसर? सिस्टम, जो कि कंप्यूटर अपने स्वयं के लिए यूज़ करता है, उसी से हार्डवेयर नियंत्रित होते हैं, ठीक है। आंसर हाईलाइट कर दिया मैंने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए आंसर क्या होगा सोच समझ के। आंसर बताइए क्या होगा आपका। कंपाइलर कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा है, सोचने वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो होगा हमारा उच्च स्तरीय भाषा, क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को किस में बदलता है, मशीन में। ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कंप्यूटर में प्रयोग किए कंप्यूटर के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं, बताइए। सॉफ्टवेयर पैकेज, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर सिस्टम या सॉफ्टवेयर भाषा जो कि बाजार में बिकते हैं, बताइए क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर जो होगा हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, क्या होगा, प्रोग्राम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। यूनिक्स की विशेषता क्या है, जॉनसन, केन थॉमसन, रामात कैथरीन या रॉड फैंसन। सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हो गया है, इसको आप छोड़ दीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है। यह आंसर आप सभी का सही जाना चाहिए। ठीक है, ट्रिक याद करो, क्या बताई थी ट्रिक। ठीक है, इसका जो आंसर होगा हमारा असेंबलर। ठीक है, ट्रिक बताई थी मैंने, अम्मा, असेंबलर। ठीक है, असेंबली भाषा को मशीन लेवल में कौन बदलता है, असेंबलर, यानी कि AMA। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहते हैं, इंटरनेट, इंटरकॉम, इम्प्रोम या इंटरफेस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है। प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज करिए और आंसर बताइए फटाफट। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक की सुविधा को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, इंटरफेस। ठीक है, क्या कहेंगे, इंटरफेस। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से आपके लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका, स्रोत प्रोग्राम। क्या होगा, स्रोत प्रोग्राम। सॉरी, इसका जो आंसर होगा हमारा फर्म प्रोग्राम होगा। ठीक है, क्या होगा, फर्म प्रोग्राम। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है, MS-DOS, टाइम शेयरिंग, विंडोज, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, एक साथ। ठीक है, इसका आंसर जो होगा हमारा MS-DOS, सॉरी टाइम शेयरिंग। ठीक है, क्या होगा हमारा, टाइम शेयरिंग। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ओरेकल क्या है, ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं, ओरेकल। एग्जाम में, सीपीसीटी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, ओरेकल क्या है, ओरेकल क्या है बताइए आंसर में फटाफट। ओरेकल क्या है आपका, कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा 168 का। बताइए आंसर क्या होगा 168 का। आंसर क्या होगा आपको बताइए कमेंट करके। आंसर बताइए क्या होगा आपका कमेंट करके। ओरेकल क्या है बताइए। आंसर करिए आप 168 का। ओरेकल क्या है, तो ओरेकल हमारा एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्या है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है
चलो इसका आंसर बता देता हूँ मैं आपका, अकाउंटिंग, ठीक है, टेली सॉफ्टवेयर। CDA का तात्पर्य है, CDA का फुल फॉर्म बताओ, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। देखो यदि CAD होता तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। यदि क्या होता, आपका एग्जाम में पूछा गया था एक बार CAD यानी कि CAD, ठीक है, तो CAD का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। लेकिन आप पूछा है CDA, तो क्या होगा, चलो यहाँ पर क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर ये फुल फॉर्म इसी का है आपका CAD का, ठीक है। CAD का तात्पर्य किससे है, तो क्या आएगा आंसर आपका, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। क्या होगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। चलो ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से सेट पेपर लगा रहे हैं, ऐसी आशा है मेरी, और ऐसी उम्मीद है कि आप सभी पूरी ईमानदारी के साथ OMR शीट को फिल कर रहे हैं। आपकी ईमानदारी आपके पास, मुझे नहीं पता आप किस तरीके से OMR शीट को फिल कर रहे हो। आप जो OMR शीट की सीट भेज रहे हो मैं उसे ही सही मान रहा हूँ, जो आपके नंबर बता रहे हो मैं उसे ही सही मान रहा हूँ, या आपकी ईमानदारी, आपकी ऑनेस्टी। मैंने पहले ही बताया था, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जितना आप ईमानदारी से आज तैयारी करोगे उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा कल मिलेगा, ठीक है। तो ईमानदारी हमेशा रखिए अपने जीवन में, ईमानदारी का जो रिजल्ट मिलता है बहुत अच्छा मिलता है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। कल जो हमारी क्लास होगी वो इसके आगे के MCQ लगाएंगे। इसके बाद हमारी थ्योरी जो क्लास थी हमारी टॉपिक वाइज, इसके एडवांस जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पढ़ेंगे हमने। थ्योरी क्लास हमने जो क्लास में अटेंड कर ली है, उसके अलावा भी जो क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस एग्जाम में पूछे जा रहे थे उसके लिए भी मैंने कुछ चीज़ें तैयार की जो मैंने आपको बीच में बताई थी, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।